नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। इस खास शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म को लेकर। ऑटिज्म मेडिकल भाषा में ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इससे पीड़ित बच्चों को सोशल कम्युनिकेशन और बातचीत करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, एएसडी के कारण बच्चों के सीखने, आगे बढ़ने और किसी चीज पर फोकस करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। और भारत में भी इससे पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक जानकारी के मुताबिक भारत में ऑटिज्म की अनुमानित संख्या 68 बच्चों में से लगभग 1 को हो सकती है। हालांकि इस बीमारी के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है और ना ही वर्तमान में इसका कोई कंप्लीट इलाज है। कुछ स्टडीज में ऐसा भी देखा गया है कि डायग्नोसिस और इंटरवेंशन ट्रीटमेंट सर्विसेज की जल्द मदद से ऑटिस्टिक लोगों को सामाजिक व्यवहार और नई स्किल सीखने में मदद मिलती है, जिससे वे अपना जीवन बेहतर तरीके से जी पाते हैं। आज के इस खास शो में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राजीव त्यागी। डॉक्टर राजीव त्यागी से सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ऑटिज्म है क्या, इसको किस तरह की बीमारी लोग देखते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर त्यागी जी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में। तो डॉक्टर राजीव त्यागी मेरे साथ जुड़ेंगे ऑटिज्म पे बात करने को लेकर। तो ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ना तो लोग जागरूक हैं और अमूमन जो लोग हैं वो समझते हैं कि उनका बच्चा किसी मानसिक विकार से जुड़ा हुआ है। यहां तक कि लोग अपने बच्चों को पागल भी समझ लेते हैं। तो लेकिन लोगों का ऑटिज्म से जागरूक होना और समझना ये बेहद जरूरी है कि आखिर उनके बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। साथ ही ऑटिज्म कब जो है लोगों को पहचान हो पाती है कि उनका बच्चा ऑटिज्म से जूझ रहा है, इसके अलावा ऐसे कौन से लक्षण हैं और क्या इसका कोई इलाज है भी या नहीं, इन तमाम मुद्दों पे हम आज बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ेंगे इस बातचीत में डॉक्टर राजीव त्यागी और इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर ऑटिज्म से कैसे निपटा जा सकता है। क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे इसको डायग्नोस किया जा सके। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ऑटिज्म होता क्या है। देखिए, ऑटिज्म जो है एक बीमारी है जिसमें जनरली जो है जो बच्चे जनरली इफेक्ट होते हैं। अगर हम देखें तो 1 आउट ऑफ 36 जो चिल्ड्रन हैं, अगर 36 चिल्ड्रन हैं उसमें से एक बच्चा जनरली ऑटिज्म को आजकल इफेक्ट हो रहा है। अगर एडल्ट के केस में देखें तो 45 में से एक जो है वो ऑटिज्म से इफेक्ट हो रहा है। और जनरली ये बॉयज में ज्यादा कॉमन है, अराउंड 4 टाइम्स कॉमन है एज कंपेयर टू फीमेल्स। जो फीमेल चाइल्ड से मेल चाइल्ड में थोड़ा ज्यादा कॉमन है ये। आखिर क्या कारण क्या रहते हैं इसके पीछे कि बच्चे जो हैं ऑटिस्टिक पैदा हो जाते हैं, और कौन सी उम्र में पता चलता है कि बच्चों को ऑटिज्म है, किस तरीके से पहचान हो पाती है ऑटिज्म की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जनरली क्या होता है कि बच्चा जैसे ही थोड़ा बात करने लगता है, थोड़ा सा नॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, 2-3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो उसकी सोशल स्किल को देखते हुए उसके रिपीटेटिव बिहेवियर, उसकी स्पीच को, सोशल स्किल्स को और उसकी जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसके बेसिस पे हम लोग जज करते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है। जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है, एएसडी का जो बच्चा होता है, जनरली वो थोड़ा सा बाकी बच्चों से सोशली उसकी स्किल्स थोड़ी सी अलग होंगी, उतना एक्टिव नहीं होगा, उसके बिहेवियर रिपीटेटिव होंगे, बार बार वो बिहेवियर को रिपीट करेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगी सर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सबसे पहले आप ये बताइए, ये जन्म से ही बच्चों को होता है ऑटिज्म या पैदा होने के बाद भी बच्चे इससे ग्रसित हो सकते हैं? बेसिकली ये पैदा होने के बाद भी ग्रसित हो सकते हैं, और लेकिन जन्म से ज्यादा कॉमन है। बट अगर जन्म से भी है तो वो जो दिखाई देगा हमें, वो थोड़ा लेट प्रेजेंटेशन में आएगा हमें। जब बच्चा थोड़ा सा
कम्युनिकेशन स्किल्स पे आ जाएगा ना, जिस समय पर उसका सोशल स्किल्स दिखने लगेंगी हमें, जिस समय उसका स्पीच आने लगेगा, जिस समय वो बात करने लगेगा, वर्ड्स फ्रेम करने लगेगा, जिस समय उसके बिहेवियर को जब हम मॉनिटर करेंगे तो तब हम जज कर पाएंगे कि ये बच्चा जो है थोड़ा सा अलग है बाकी बच्चों से। तो उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा ये तो जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बच्चा है। तो इस चीज से हम लोग जज कर पाते हैं। और इनके साथ में थोड़ी सी चैलेंजेस रहते हैं बच्चों के साथ में, इनकी स्पीकिंग में चैलेंज रहते हैं और बाकी चीजों में भी काफी चैलेंज इनके केसेस में हम लोगों को देखने के लिए आपने यहाँ पे बोलने की बात की कि हम उसके बोलने के पैटर्न से जज कर पाते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है। किस तरह का पैटर्न रहता है बच्चों का बोलने को लेकर? बेसिकली वो जनरली जो बच्चा होता है, ऑटिस्टिक बच्चा जो होगा, वो जनरली चीजों को रिपीट करता है। उसका जो वर्बल उसका बात करने का तरीका होता है वो और बच्चों से थोड़ा सा अलग पिच का होगा। और जो कम्युनिकेशन है उसमें वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा करना चाहेगा, वर्बल कम्युनिकेशन कम करेगा। जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा करेगा, इसका मतलब साइन लैंग्वेजेस में ज्यादा बात करेगा वो, या कोई ऐसी एक्टिविटी ज्यादा करेगा कि कोई ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी हो गई कि जिसको लेकर वो ज्यादा बार बार वही सेम एक्टिविटी बार बार दोहरा रहा है, सेम एक्टिविटी बार बार कर रहा है। तो इस तरीके से हम ऑटिस्टिक बच्चे की पहचान कर सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली जब हम उसको देखेंगे ना स्कूल में, तो उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आएगी जैसे बाकी बच्चों की आ रही होगी। जैसे सपोज वो नर्सरी में जा रहा है या केजी में जा रहा है, तो हम देखेंगे कि इस बच्चे को जो लर्निंग में है प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। उसमें टीचर उनको बोलेंगे कि हाँ ये वो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं और थोड़ा सा स्लो है लर्न करने में, लिखने में स्लो है, मैं इनको कुछ बताते हूँ तो रिप्लाई करने में स्लो है। तो उन सब चीजों से थोड़ा हमें ये जज होने लगेगा कि बच्चे में कुछ डिफरेंस है, कुछ अलग है बाकी बच्चों से। उसका बात करने के तरीके से हमें जज हो जाएगा। तो जी जी। वो घर में जो उसका बिहेवियर होगा वो ऐसे समझ लीजिए जैसे 5 साल का बच्चा है तो उसका बिहेवियर होगा 2-3 साल के बच्चे का। तो इससे ये भी समझा जा सकता है क्या उस बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो सकता है, या मतलब होता है जनरली हम कहते हैं कि जो बच्चे समझने में देरी करते हैं उनका आईक्यू लेवल कम रहता है, तो ऑटिस्टिक बच्चे का माना जाए कि आईक्यू लेवल कम रहता है सामान्य बच्चों के मुताबिक, या ऑटिस्टिक बच्चे का सामान्य बच्चों के मुताबिक आईक्यू लेवल हाई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है? जनरली जो इनका आईक्यू लेवल जब हम लोग जज करते हैं तो मोस्टली थोड़ा सा लोअर साइड ही आता है। इनके केसेस में थोड़े से मेडिकल बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज थोड़े से रहते हैं जनरली। तो इसलिए जो है उस चीज से हम लोग थोड़ा सा इनको जज कर पाते हैं। और जनरली क्या होता है जो एएसडी के बच्चे होते हैं ना, जो उसमें उनके साथ में और चीजें भी हमें मिल जाती है, जैसे अटेंशन से डेफिशिट बिहेवियर थोड़ा सा होता है, हाइपर एक्टिविटी थोड़े से मिल जाएंगे, थोड़ा एंजाइटी। इसको थोड़ा सा आप थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाइए कि किस तरह का बिहेवियर जो है ऑटिस्टिक बच्चों का रहता है। जो आप बता रहे हैं ना कि इनके साथ और भी तरह के डिसऑर्डर्स रहते हैं, तो किस तरह का, हाँ इसको एक एक करके मुझे थोड़ा सा समझाइए कि और कौन कौन से डिसऑर्डर इस ऑटिज्म बच्चों के साथ जुड़े होते हैं। जी 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 जी। एक्चुअली जैसे हम बोर्ड पे सपोज 6 इयर्स का बच्चा है और बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो वो बोर्ड की तरफ ध्यान कम देगा। वो वैसे ही वो हाइपर एक्टिव होगा। क्लास में जब खेलने की बात होगी तो वो बहुत खेलेगा, चीना झपटी करेगा, खेलेगा, रनिंग भी कर लेगा। लेकिन अगर उसको पढ़ाई की बात आएगी तो उसका जो जब भी उसको कहीं पे भी टास्क दिया जाएगा जिसमें उसको ध्यान देना है, जिसमें उसको फोकस करना है, बोर्ड पे फोकस करना है या किसी चीज पे फोकस करना है, तो उसका जो बिहेवियर है वो उतना एक्टिव नहीं रहेगा जी। लेकिन अगर उसको गेम्स में हम लोग बोलेंगे, डांस करने के लिए बोलेंगे तो वो अच्छा कर लेगा। ठीक है। कभी कभी जो थोड़ा सा सीवियर फॉर्म होती है उसमें बच्चों को एंजाइटी या डिप्रेशन भी मिल जाता है। ऐसे बच्चे कई बार जो है वो थोड़े एंशियस मिलेंगे, जैसे उनको आप आवाज लगाएंगे तो वो चौंक जाएंगे एकदम से। और समटाइम्स वो थोड़ा लेजी मिलेंगे या थोड़े हेल्दी मिलेंगे, लेकिन हेल्दी में भी ना उतने एक्टिव नहीं होंगे वो हेल्दी।
अब क्योंकि सर सभी लोगों को जागरूक नहीं होते हैं ऑटिज्म को लेकर कि बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है। अमूमन जो गरीब तबके के लोग होते हैं अक्सर वो अपने बच्चों को पागल भी साबित कर देते हैं, कहते हैं ये तो पागल है, ऐसा भी होता है। तो क्या ऑटिस्टिक बच्चा जो होता है उसको पागल कहना सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द डिजीज। जैसे एडीएचडी एक डिजीज है, ऐसे ही एएसडी भी एक डिजीज है, और एंजाइटी डिप्रेशन एक डिजीज है। ये सब मेंटल डिसऑर्डर है एक तरीके से। हाँ, इतना जरूर है कि इसमें जैसे ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर है तो इसका पर्टिकुलर कॉज या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें थोड़ा सा काउंसलिंग, थोड़ा सा उसका बिहेवियर काउंसलिंग उसका, और सर्टेन जो कुछ क्वेश्चनर्स वगैरह होते हैं वो सब चीजें। तो ये सब चीजें हम लोग अगर उनको उसको करते हैं कि 100 डेज का एक हम अपना एक वो बनाते हैं, उसको फॉलो करवाते हैं कि आपको ऐसे खेलना है बेटा, ऐसे करना है, इन चीज को ऐसे पकड़ना है, इससे ऐसे बिहेव करना है। तो थोड़ा थोड़ा उसको हम बिहेवियर पैटर्न पे लाते हैं, और वो धीरे धीरे फिर उसका जो ये सब प्रॉब्लम्स हैं ये कम होने लगती है। मैं ये नहीं कहता कि वो 100% नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन हाँ काफी हद तक जो है ऑटिस्टिक बच्चों में अगर हम लोग ये 100 डेज वाला जो चैलेंज है, ये 100 डेज का एक जो किट होता है यंग बच्चों में, वो काफी हद तक जो है उस चैलेंज को जब वो कर लेता है तो वो थोड़ा यूज टू विद द एनवायरमेंट, यूज टू विद द थिंग्स होने लगता है। जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, मतलब माँ बाप को पता है कि ये ऑटिस्टिक बच्चा है, बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी समझना बेहद जरूरी है कि ऑटिस्टिक बच्चे के साथ किस तरीके से पेश आना है, किस तरीके से उसको समझाना है, क्योंकि सामान्य बच्चों के मुकाबले उन बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से डील करना होता है और बहुत ही धैर्य के साथ, जहां तक मुझे लगता है कि उनके साथ डील करना होता है। तो ये माँ बाप को भी समझना कितना जरूरी है कि ऑटिस्टिक बच्चे के साथ किस तरीके से डील किया जाए। एक्चुअली मैम प्रॉब्लम क्या होती है कि इसका कोई मेडिकल अलग से एक टेस्ट नहीं है कि जिसके मतलब कोई एक ब्लड टेस्ट कर लें और हम कह दें तो वो पेरेंट्स मान लें। तो पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस ही में ही बहुत समय लग जाता है। जब भी हम लोग उनको बताने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं मानने को तैयार होते कि नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को भी समझने में देरी हो जाती है, उनको लगता है कि शायद इसको स्पीच थेरेपी में कुछ प्रॉब्लम है या हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा भी होता है। कई बार डॉक्टर्स के एंड से भी समझने में देरी हो जाती है, जिस कारण माँ बाप को भी जी समझने में जो है लेट लगता है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समटाइम्स कैसा होता है कि उनको लगता है बस कि हाँ बच्चा थोड़ा सा नॉटी है, थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, या ठीक से खा पी नहीं रहा है, वो इस टाइप से उसको ले जाते हैं और मल्टीविटामिन वगैरह देके भेज देते हैं। बट बेसिकली क्या है कि ऐसे बच्चों की प्रॉपर एक काउंसलिंग होनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर उनका एक डेवलपमेंटल हिस्ट्री देखनी चाहिए, बिहेवियर कैसा है उनका, बच्चे का एक इंटरव्यू होना चाहिए, बच्चे एक उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसको रख के एक बार ऑब्जर्व करने का अपने पास 1 और 2 आवर्स 3 आवर्स रख के कि उसका कैसा बिहेवियर है, वो अलग अलग सिचुएशंस के लिए कैसे रिएक्ट करता है बेसिकली। जी, बेसिकली आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में, ऑटिज्म में, हमें बच्चे के बिहेवियर को लेकर बात करनी होती है, डॉक्टर्स के साथ काउंसलिंग होती है और स्पीच थेरेपी होती है, तमाम चीजें होती हैं। जिस तरीके से हम एक नॉर्मल बीमारी को के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरीके से हमें रेगुलर डॉक्टर के पास जाना चाहिए बच्चे को लेकर, ताकि उसकी प्रॉपर जो है थेरेपी हो सके उस चीजों को लेकर, ताकि वो एक सामान्य जीवन बिता सके। मेरा अगला सवाल यही है, क्या ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, वो एक समय के बाद सामान्य जीवन बिता पाते हैं या नहीं, या उनको थ्रू आउट द लाइफ इस तरह का चैलेंज फेस करना पड़ता है? एक्चुअली इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं बेसिकली। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट आर द कॉजेस। तो जेनेटिकली मेन इसमें इन्फ्लुएंस रहता है, कुछ इन्वायरमेंटल कॉज भी होते हैं, जैसे सोशल डिटरमिनेंट्स होते हैं, तो वो भी एक फैक्टर्स हैं। तो अब जैसे जेनेटिकल जो इन्फ्लुएंसेस हैं उनपे तो हम लोग उसको पूरा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो जैसे उसको उसकी ट्रेनिंग, उसकी खाने की ट्रेनिंग, उसकी पढ़ने की ट्रेनिंग, उसको हर एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है उसकी ट्रेनिंग, उसके एंजाइटी, गुस्से और इन सबको कंट्रोल करने की ट्रेनिंग, ठीक है, उसके जो बावल हैबिट्स हैं, जो यूरिनेशन है और ये सब चीजें हैं, इसके लिए ट्रेनिंग, उसको डांटना नहीं है, समझाना है, उसको बार बार रिपीट करना है उस बच्चे को। तो ये सब चीजें थोड़ी सी जो है वो मैटर करती हैं इसमें। अगर
हम ये उनको ऐसे बच्चे ASD वाले अगर उनको प्रॉपर एक गाइडलाइंस में वो रहेंगे, प्रॉपर काउंसलिंग में रहेंगे, स्क्रीनिंग में रहेंगे, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, तो ये बच्चे अगर 100% भी नॉर्मल जैसे बिहेव नहीं करेंगे तो 70% 60% भी अगर वो नॉर्मल बिहेव कर जाते हैं विद द ट्रेनिंग प्रोसेस की आप बात करें, अगर ट्रेनिंग के हम उसको देते हैं तो 70% तक वो नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं। जी जी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ मेडिकल में हम लोग जब MBBS कर रहे होते हैं तो समटाइम्स एक इंटेलिजेंट बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना एक नॉर्मल बच्चा खूब पढ़ाई करके करता है। तो इसलिए ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है जी। जो लोग रेगुलर होते हैं, अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, वो ज्यादा अच्छा कर जाते हैं बजाय इसके कि एक इंटेलिजेंट बच्चा जो अपने आप में मस्त रहता है। तो ऐसे ही अगर हम इन बच्चों में ट्रेनिंग को पार्ट को देंगे तो डेफिनेटली ये नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके आसपास चले जाएंगे, उसके जो बिहेवियर लेवल पे, मेंटल लेवल पे, और अच्छा कर जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि वो बिल्कुल उनके जैसे ही कर जाएंगे, लेकिन अच्छा करेंगे, क्योंकि जेनेटिकल या जो फैक्टर है उस पर हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उस पर हम लोग काम कर सकते हैं इसमें। जी, आपने बात करी कि जेनेटिकल फैक्टर जो होते हैं, आपने बात करी जेनेटिकल फैक्टर की, हम यहाँ बात कर लेते हैं। बच्चे जन्म से भी ऑटिस्टिक पैदा होते हैं, तो ऐसे में क्या कारण रहते हैं इसके पीछे? क्या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इस तरह की दवाइयाँ इसके पीछे रहती हैं या क्या रहता है? मतलब क्या ऐसे प्रिकॉशंस रखने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान कि बच्चा ऑटिस्टिक ना हो? सम ऑफ द टाइम क्या होता है कि किसी को पता ही नहीं है कि उनको प्रेगनेंसी है, एंड दे आर रोमिंग हियर एंड देयर, वो कुछ भी जो एक प्रेगनेंसी के प्रोटोकॉल से उनको फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। वो फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन वगैरह नहीं ले रहे हैं। डाइट में भी वो प्रॉपर उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडीज की डाइट होती है। तो और फोलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। तो अब उनको पता ही नहीं है कि जो है भाई प्रेगनेंसी है तो वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए नहीं, और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड और ये सब बहुत जरूरी है, मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है। तो अब ऐसे केसेस में जो बच्चे हम होंगे तो वो जो है ब्रेन वाइज उतने एक्टिव नहीं होंगे, या फिर ऑटिस्टिक होंगे, या फिर अदर कॉम्प्लिकेशंस के साथ में पैदा होंगे। तो जी, आपने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज को पता ही नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है, और इस दौरान वो तमाम मतलब बाहर की चीजें भी और जो भी वो पहले से ही मेडिसिन पे होती हैं, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो, पहले से उनको बीमारी होती है उसकी मेडिसिन पे वो कंटिन्यू रहती है। तो सबसे पहले तो जी तो सबसे पहले तो मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, और ताकि उसके बाद एक प्रॉपर मेडिसिन शुरू हो सके बच्चे को लेकर, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड रहती हैं चीजें। तो ब्रेन का डेवलपमेंट होना बेहद जरूरी है, और उसके लिए फॉलिक एसिड्स और मल्टीविटामिन आपने बताया कि ये सब जो है लेना शुरू कर दोगे तो बच्चे को शायद इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर बच्चे को एक बार इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो थ्रू आउट द लाइफ इससे जूझना पड़ता है, और आपने बताया कि इस तरह का इसका कोई इलाज भी नहीं है अभी तक। क्या भविष्य में कोई इलाज संभव है, ऐसा लगता है आपको? हाँ नहीं, डेफिनेटली रिसर्च चल रही है इस पे, और हम लोग सभी लोग जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम लोग और बेटर कर पाएंगे। अभी भी हम लोग काफी कुछ बिहेवियरल थेरेपी से, ट्रेनिंग के से, देयर सर्टेन मल्टीविटामिन वगैरह से, और काउंसलिंग से बच्चों की, इवन पेरेंट्स की काउंसलिंग से भी हम लोग काफी हद तक काफी काम कर पाते हैं। अच्छा, एक इसमें एक फैक्टर और बहुत बड़ा होता है, वो होता है कि अगर एडवांसिंग एज ऑफ द पेरेंट्स है ना, तो वो भी एक ASD का रीजन बनती है। तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान भी रखना जरूरी है कि टाइमली मैरिज एंड टाइमली प्रेगनेंसी प्लान, तो वो भी एक फैक्टर आ जाता है। तो इसके अलावा एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द फैक्टर। आजकल मदर्स में ओबिसिटी बहुत कॉमन है, डायबिटीज है, इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट भी एक बड़ा मैटर आ जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं बेसिकली इस टाइप के। तो उसमें कई बार बर्थ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे एनॉक्सिया है, तो उस केस में भी कुछ ये चीजें रहती हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके पीछे ये कारण रहते हैं कि बच्चे को ऑटिस्टिक होने के, आप बता रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ स्टाइल के बारे में बात करना चाहूंगी कि इस तरह के बच्चों का लाइफ स्टाइल किस तरह से रहता है? एक्चुअली ये बच्चे अपनी तरफ से ये बच्चे कोशिश करते हैं
लेकिन फिर भी उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। इनका जो सोशल इंटरेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं होता। कभी भी एकदम से ये हाइपर हो जाएंगे थोड़ा सा, और ये आई कांटेक्ट कम करेंगे। ऐसे बच्चे जो अगर उनको कुछ बताएंगे तो वो कम समझेंगे, उतना समझेंगे नहीं, ठीक है। उनका जो टोन ऑफ वॉइस है ना, वो ऐसे हुआ, कभी बहुत जोर से बोलेंगे, कभी बहुत धीरे से बोलने लगेंगे। इमोशनली बहुत ज्यादा लेबाइल होंगे ऐसे बच्चे, ठीक है। तो जी ये सब चीजें रहती हैं। वो थोड़ा सा जो बाउंड्रीज बनाने में, पर्सनल स्पेस को करने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सोशल सिचुएशंस से वो थोड़ा सा मुश्किल होगा उनको, और समटाइम्स वो स्टेरिंग लुक की तरफ जाएंगे, या इमोशनली एकदम से लेबाइल हो जाएंगे, ठीक है। उनको थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इशू रहेगा एज कम्पेयर टू, अगर हम एक नॉर्मल बच्चे को बताएंगे, ऑटिस्टिक बच्चे को बताएंगे, तो नॉर्मल वाला जल्दी उस पर रिएक्ट करेगा, परफॉर्म करेगा और उन चीजों को रिपीट कर देगा। ऑटिस्टिक बच्चा शायद उतना ना कर पाए तो 20-30% ही कर पाए। तो ये एक थोड़ा सा पार्ट रहता है। ये इश्यूज थोड़े से रहते हैं इन बच्चों में। वो खेलने में भी थोड़ा सा अलग अलग तरीके से चीजों को लेगा, उतना एक्टिवली नहीं प्ले करेगा, उतना चीयरफुल नहीं होगा, या समटाइम्स बहुत चीयरफुल होगा, समटाइम्स बहुत डिप्रेस्ड होगा। जी लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसका चीजों में। अच्छा, ये माइल्ड से सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है, थोड़ा भी ऑटिज्म हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है। बहुत ज्यादा के केस में आप बॉडी पैरालाइज की सिचुएशन में आ जाती है, ऐसा भी कुछ है? जी जी जी, एक्चुअली कैसा है कि जैसे मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में एक, जैसे ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है, बच्चा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में चला गया, उसको ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिली। अब अगर वो माइल्ड हाइपोक्सिया हुआ है तो वो थोड़ा सा माइल्ड ऑटिस्टिक होगा। अगर उसको हाइपोक्सिया बहुत ज्यादा हुआ है, ब्रेन हाइपोक्सिया है, ब्रेन ऑटिस्टिक हो सकता है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और वो थोड़ा सा और कम होगा। और समटाइम्स जो है वो अदर डिसऑर्डर्स के साथ में भी, जैसे सेरेब्रल पैल्सी एंड एवरीथिंग, तो उसमें बहुत ही सीवियर कंडीशन में मिल जाता है। ऑटिस्टिक भी होगा, सेरेब्रल पैल्सी भी हो जाएगा साथ में, उसको समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, आईक्यू लेवल उसका काफी नीचे होगा, और वो पेरेंट्स पे बेस्ड होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर राजीव त्यागी जी, आपने इस मुद्दे पे बात की ऑटिज्म को लेकर। अमूमन लोग जो है जागरूक नहीं रहते हैं, और आपने कई मुद्दों पे जो है ऑटिज्म को लेकर बात की, तमाम जानकारी आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने कई मुद्दों पे बातचीत की, खास तौर पे उन्होंने ये बताया कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके पीछे जेनेटिक फैक्टर ज्यादा होता है। ऐसे बच्चों ताकि ना हो, इसके लिए आपको प्री प्रेगनेंसी से पहले ही ध्यान रखना है। मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड का बेहद अहम रोल होता है, और खास तौर पे ऐसे बच्चों के साथ किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार रखना है, कितना पेशेंस रखना है, और ट्रेनिंग सबसे ज्यादा अहम होती है ऐसे बच्चों के साथ। तो फिलहाल अभी के इस खास शो में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें आर्या न्यूज के साथ।